तो एक तरफ वो दिखाना चाहते हैं कि वो अपोजिशन इंडिया जो बना इंडिया उनके साथ में, और दूसरी तरफ जो पर्दे के पीछे जो राजनीति चलती है उनमें वो काफी माहिर है। वो बीजेपी के साथ में नेगोशिएशन भी चल रहा है। मुझे लगता है सुप्रिया सुले को भी वो ऑफर दिया गया है, लेकिन वो ऑफर क्या है वो अभी पता नहीं चला, क्योंकि उनका जो डिमांड है काफी हाई है। इसलिए बीजेपी भी टाइम बाय कर रही है। खबरें बहुत तेजी से चल रही है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे जा सकते हैं और उनका फाइनलाइज हो चुका है। हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लान, वो प्लान भी अपने साथ में चाहिए। इसलिए कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे गुट है उनमें भी ये काफी बात चल रही है। वो भी लोग काफी नजदीक से सब डेवलपमेंट देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले 3-4 हफ्तों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल हमें नजर आ रही है। पिछले साल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद इस साल 2 जुलाई 2023 के दिन अजीत पवार एनसीपी का एक बड़ा गुट लेकर बीजेपी के साथ एलाई कर जाते हैं और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं। इसके बाद 2-3 दिनों तक ऐसा माहौल बन जाता है पूरे महाराष्ट्र में, ऑब्जर्वर्स को ऐसा लगने लग जाता है कि आगे की राजनीति अब अजीत पवार वर्सेस शरद पवार ऐसी ही देखने मिलेगी, क्योंकि उस दौरान जो भाषण हुए बहुत आक्रामक भाषण हुए। लेकिन ये आक्रामकता धीरे धीरे ढल गई और अब जो हमें देखने मिल रहा है, एक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। और ये ट्विस्ट आया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज के जरिए। फ्रंट पेज पे खपी छपी ये खबर ये कहती है कि दरअसल अजीत पवार और शरद पवार साथ ही में हैं और ये दोनों बीजेपी के साथ एलाई करने की यानी बीजेपी के साथ जुड़ने की तैयारी में है और ऐसी एक डील पर्दे के पीछे हो रही है। इस खबर को इतना सीरियसली ना लिया जाता अगर इस खबर की बाइलाइन में सुधीर सूर्यवंशी का नाम नहीं होता। आज इस खबर को लिखने वाले पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी हमारे साथ है। मैं स्वागत करना चाहूंगा सर आपका वायर के दर्शकों के तरफ से, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए इसकी वजह से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं दर्शकों को पहले बता दूं कि सुधीर सूर्यवंशी महाराष्ट्र को और देश की पत्रकारिता के एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा सुधीर जी ने 2019 के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर एक बेहतरीन किताब लिखी है। और जो बगावत अजीत पवार ने की 3 हफ्ते पहले, उस बगावत की सबसे पहले खबर जो छापी थी वो भी सर नहीं छापी थी। तो और इस वजह से आज जो उन्होंने खबर लिखी है उस वजह से उसको इतना महत्व आ जाता है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका फिर एक बार। तो सबसे पहले धन्यवाद। सवाल मेरा सर यही है कि मैंने अपनी जो आपकी स्टोरी है उसकी हेडलाइन तो बता दी, लेकिन अब स्टोरी आप ही बता दीजिए एग्जैक्टली है क्या स्टोरी में। धन्यवाद। पहले वायर पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखो, स्टोरी दिलचस्प इसलिए है कि जैसे आपने बताया कि कहानी में ट्विस्ट है। कहानी प्लेन रहती तो दर्शकों को भी मजा नहीं आता, कोई ट्विस्ट और टर्न रहते तो दर्शकों को भी मजा आता है। मुझे लगता है जिस तरीके से शरद पवार के जो नेफ्यू है अजीत पवार, उन्होंने बगावत की, उसके बाद में उनका भाषण जो एमआईटी में हुआ था बांद्रा में, उन्होंने काफी तीखे शब्द इस्तेमाल किए थे उस भाषण में। उन्होंने कहा था कि मैं शरद पवार के कोख से पैदा नहीं हूं, इसलिए मुझे कभी टॉप पोस्ट मिला नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा था, अपने अंकुल कभी वो बात कहते नहीं कि वो रिटायर हो जाना चाहिए, अभी उनकी उम्र हो चुकी है, वो 83 ओल्ड हो चुके हैं, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, कितने साल वो काम करेंगे, अभी जो यंग जनरेशन उनके हाथ में, उन्होंने कमान थोप देनी चाहिए। उसके बावजूद अजित पवार के गुट ने 2 नहीं 3 बार मीटिंग ली। पहली बार आपको याद होगा जब शरद पवार की जो वाइफ है, प्रतिभा काकी उनको कहा जाता है, वो जब बीमार थी ब्रिज कैंडी में, जब डिस्चार्ज हुआ तो घर पे आए तो देखने के लिए अजित पवार उनके बेटे गए थे, तो पहली बार। दूसरी बार वो खुद और अपने मिनिस्टर जिन्होंने शपथ ली थी 8 विधायक, उनके साथ गए थे। और तीसरी बार उनके जो विधायक है उनके साथ में गए थे। मुझे लगता है कि ऐसी मीटिंग ये कोइंसिडेंस नहीं है कि एक बार आदमी बगावत कर ले और मिलने के लिए निकल जाए। जैसे हमने बैकग्राउंड में देखा होगा, उद्धव ठाकरे के अगस्त में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की 40 लोगों के साथ में, मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे की सरकार भी गिराई। लेकिन उसके बाद में एक एक मेरे ख्याल से एक लाइन खींची गई दोनों के बीच में, और एक आर पार की लड़ाई दोनों ने लड़ने का डिसाइड किया। उसी तरह से पवार फैमिली वो चीज दिखाई नहीं गई। उद्धव ठाकरे की चीज में उन्होंने एकनाथ शिंदे उनको गुट का गद्दार कहा, खोके सरकार कहा, मिंदे सरकार कह रहे। तो काफी एक मेरे से एक कड़वापन दोनों में आ गया था।
लेकिन उस तरह का कड़वापन बिल्कुल भी शरद पवार, अजीत पवार, उनके जो भतीजे, उनमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल उसके कॉन्ट्री ऐसे दिख रहा है कि जैसे कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी, जयंत पाटिल जो शरद पवार गुट के एनसीपी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है, और अजीत पवार गुट के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है सुनील तटकरे, उनकी गांठ बैठ, जैसे विधान भवन के प्रेमाइसेस में जो हगिंग की पिक्चर काफी वायरल हो रही थी, तो उनसे एक चीज उभर के आ जाती कि उनमें अभी कुछ मन मिटाव नहीं है कि वो दोनों फैक्शन वापस आ रहे का। ये भी एक चर्चा शुरू हो गई थी। तो उसके देखते हुए मैंने एक खबर, जैसे आपने उसका जिक्र किया, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश की थी, वो खबर के दौरान काफी चीजें उभर के आई। एक चीज इंपॉर्टेंट उभर के आई, अजीत पवार के साथ में कम से कम 40 तो 45 विधायक का गुट उनके साथ में है, और शरद पवार के साथ में गिने चुने लोग उनके साथ में है। तो इस तरह से देखते हुए शरद पवार की उम्र जो 83 ईयर ओल्ड है, वो अजीत पवार के अगेंस्ट में फाइट दे सकते, क्योंकि अभी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर और इलेक्टेड लोग अभी अजीत पवार के गुट के साथ के, अजीत पवार के साथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शरद पवार ने उनकी राजनीति में हमेशा समेट की राजनीति की है। वो कभी जैसे उद्धव ठाकरे तीर खींची, वैसे उन्होंने तीर कभी खींची नहीं, उनमें हमेशा एक डायलॉग रखा है। जैसे अजीत पवार उनके गुट ने कहा था कि डायलॉग हमेशा रहना चाहिए, डायलॉग हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे लगता है वो डायलॉग किस लिए कंटिन्यू करना चाहते, ये भी चीज अहम है। मुझे लगता है जिस तरह के शरद पवार ने सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार गुट के, उस गुट के अजीत पवार, सॉरी, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल एक गुट के, शरद पवार गुट के, और प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार गुट के, चारों लोगों की एक कमिटी बनाई है, और उनको कहा है कि मॉडलिटीज फाइंड करो कि कैसे ये जो अभी लॉकजाम हो गया उनके पार्टी में, पॉलिटिकल लॉकजाम, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए। उसी तरह से देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की ऑफर दी है, लेकिन एनसीपी का डिमांड है टू कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी टॉप टॉप नॉच कैबिनेट मिनिस्टर। बाकी थोड़ा सा महाराष्ट्र की क्लैरिटी सत्ता। के लिए, सर क्लैरिटी के लिए, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात आप सुप्रिया सुले की लिए कर रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रिया सुले का भी यही कहना है। मुझे ख्याल से जिस आप थोड़ा थोड़ा माइन्यूटली सटीक तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे, 8-10 दिन में सुप्रिया सुले के जो तेवर थे, अजित पवार जाने के बाद में, उनका जो भाई जाने के बाद में उनके अगेंस्ट में, वो तेवर दिखाई नहीं दे रहे। और राजनीतिक पत्रकार के तौर पे और विषय के तौर पे हम सब जो डॉट्स रहते वो कनेक्ट करते, उसी तरह से मुझे लगता है कि उनमें कुछ तो भी निगोशिएशन चल रहा है, और उसी उसकी भी इंफॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है सुप्रिया सुले को भी वो ऑफर दिया गया है, लेकिन वो ऑफर क्या है वो अभी पता नहीं चला, क्योंकि उनका जो डिमांड है काफी हाई है। इसलिए बीजेपी भी टाइम बाय कर रही है। आपको याद होगा जिस तरह के एकनाथ शिंदे के जाने की खबरें बहुत तेजी से चल रही थी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ में उनकी जैसे मुलाकात दिल्ली में हुई, तो उस मुलाकात को पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल सर्कल में एक फेयरवेल की तरफ देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे का 1 साल हो गया है, अभी गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। इसलिए उनके परिवार के साथ में एक मीटिंग हुई। जनरली मीटिंग इनिशियली होती है जब आदमी कोई शपथ लेता है, कोई पद लेता है, उसके बाद में होती है, लेकिन मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने 1 साल के बाद लिया। इसलिए वो खबरें बहुत तेजी से चल रही है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे जा सकते हैं, और उनका फाइनलाइज हो चुका है। तो मुझे लगता है वो जो देवेंद्र फडणवीस ने उसके बाद में बयान दिया कि एकनाथ शिंदे ही कंटिन्यू रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम, तो कॉन्टेक्स्ट को उसको देखा जाए, वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि एनसीपी के साथ में उनका नेगोशिएशन काफी हार्ड लेवल पे चल रहा है, और नेगोशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को वो इस एट दिस जंक्शन वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनको डेलिबरेटली बयान दिया मीडिया में कि एकनाथ शिंदे कंटिन्यू रहेंगे। जब चीजें एनसीपी के साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है वो फाइनलाइज हो जाएंगे, उसी दिन एकनाथ शिंदे को कहा जाएगा कि रिजिग्नेशन के लिए कहा जाएगा। ओके, ओके सर, लेकिन इस पूरी कहानी में से सबसे बड़ा सवाल यही उभर के आ रहा है कि शरद पवार की आखिरकार राजनीति है क्या? क्योंकि अब कल भी हम देख रहे थे, संजय सिंह के सस्पेंशन के बाद भी वो बैठे थे, और अविश्वास प्रस्ताव के वक्त सुप्रिया सुळे भी खुद खड़ी हुई थी लोकसभा में। तो दोनों सवाल कि सुप्रिया सुळे किस तरफ जा रही है, और शरद पवार खुद की राजनीति है क्या एग्जैक्टली exactly? क्योंकि ऑपोजिशन के साथ भी दिखना एक तरीके से कुछ और दर्शाता है, और आपकी खबर कुछ और दर्शाती है। देखो, आपको याद होगा शरद पवार को जो 40-50 साल की उनकी जो राजनीति है, हमेशा मिक्स टाइप की राजनीति है।
वो हमेशा क्लियर कभी बात नहीं करते, बात करते और हमेशा कुछ चीजें अधूरी छोड़ देते हैं। जैसे वो मेरे ख्याल से अपोजिशन के साथ में, संजय सिंह के साथ में उनकी फोटोग्राफ उन्होंने खुद ट्वीट की। बाद में अपोजिशन की जो मीटिंग हुई थी उनमें, मीटिंग में बैठने के बाद उन्होंने वो फोटो ट्वीट की। तो एक तरफ वो दिखाना चाहते हैं कि वो अपोजिशन इंडिया जो अब बना इंडिया उनके साथ में, और दूसरी तरफ जो पर्दे के पीछे जो राजनीति चलती है उनमें वो काफी माहिर है। वो बीजेपी के साथ में नेगोशिएशन भी चल रहा है। मुझे लगता है शरद पवार हमेशा एक चीज दो और तीन तरीके से देखते हैं और तीन तरह से उनका नेगोशिएशन चलता रहता है। जैसे आपको याद होगा 2014 में, 2017 में, 2019 में और अभी भी मेरे ख्याल से शरद पवार ने, अजित पवार ने काफी खुल के वो बात कही थी अपने स्पीच में बांद्रा में कि बीजेपी के साथ में हमारा नेगोशिएशन चल रहा था। और शरद पवार ने उसके बाद में वो इंडोर्स किया कि बात चल रही थी, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के साथ जा रहे थे। बात चलना और जाना ये दो अलग चीजें हैं। मुझे लगता है उसी तरह से बीजेपी के साथ में उनकी बातें चल रही है, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं है। इसलिए हम ये यहाँ पे इस मौका पे कह नहीं सकते कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ओके। तो इस वक्त आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि बीजेपी में एलाई, बीजेपी के साथ एलाई करेंगे शरद पवार या नहीं करेंगे। खैर, मेरा अब आगे का सवाल ये है कि क्या इस सब में इस आपकी खबर के आखिरी पैराग्राफ जो था वो रोहित पवार के लिए डेडिकेटेड था, तो क्या ये भी एक तरीके से पवार साहब की चाल हो सकती है क्या कि फैमिली के अंदर दोनों तरफ हम बने रहे, सेक्युलर खेमे के साथ भी रहे और हिंदुत्ववादियों के साथ भी रहे, तो इसलिए इस वजह से रोहित पवार को एक हमने सेक्युलर फेस के जैसे प्रमोट करे, क्योंकि देखा जाए तो आज तक रोहित पवार ने ऐसा तो कोई कृत्य नहीं किया कि हम बोल सके कि वो सेक्युलर टाइप के नेता है। ना कि वो हम कभी सीए के प्रोटेस्ट वगैरह में ऐसे कभी दिखे नहीं है। ठीक है, बाकी सब उन्होंने किया होगा, एंटी बीजेपी बयानबाजी वगैरह, लेकिन सेक्युलर कहना उनको अभी बहुत शायद वक्त है। लेकिन सुप्रिया सुळे ने सुप्रिया सुळे को एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन तो मेरा सवाल यह है कि क्या पवार फैमिली सब में आर दे टुगेदर इन दिस? पवार फैमिली टुगेदर भी है, डिवाइडेड भी है, दोनों तरफ है। मुझे लगता है जिस तरीके से अजीत पवार ने बगावत की और ज्यादा विधायक उनके तरफ चले गए, उसके बाद में पवार फैमिली में, पर्टिकुलर शरद पवार फैमिली में ये होगा कि आज की सिचुएशन में अजीत पवार स्ट्रांग है, उनके साथ में विधायक है। शरद पवार का एक करिश्मा है, शरद पवार एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले राजनीति है। और मुझे लगता है इसलिए उन्होंने दो पैर पीछे अपने कदम रखी है। इसी दौरान कुछ दिखाई नहीं देता, नेगोशिएशन चल रहे हैं। और दूसरी अहम बात मैं आपको बता देता कि सुप्रिया सुले जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे बारामती से वो चुन के आती है लोकसभा के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अजीत पवार की काफी अच्छी पकड़ है। अजीत पवार हमेशा सुप्रिया सुले को लोकसभा में कम से कम 1 लाख और 1.25 लाख की वोट का लीड देते हैं। उसी वजह से बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा भी कम हो जाए तो उनकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन आज अजीत पवार दूसरे खेमे में और सुप्रिया सुले अलग खेमे में, तो मुझे लगता है कि सुप्रिया सुले का करियर एक डेंजर, मेरे ख्याल से सिचुएशन में, डेंजर कंडीशन में। इसलिए वो भी एक मेरे ख्याल से डिलेमा में है। राजनीति कंटिन्यू रखने के लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना चाहिए। उसी वजह से मेरे ख्याल से उनका जो रुझाव था पहले सेकुलर फोर्सेस और बाकी चीजों के तरफ, उनके जो पार्लियामेंट के स्पीच देखेंगे, लेकिन अजीत पवार की बगावत के साथ और खुद का फ्यूचर स्टेक के होने के साथ में वो भी अभी डिलेमा सिचुएशन में, इसलिए उनके भी एक इंक्लेशन थोड़ी अजीत पवार की तरफ बढ़ गई है अभी इस सिचुएशन में। लेकिन उसको शरद पवार कैसे काउंटर करते, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि शरद पवार ऐसे खिलाड़ी राजनीति के, वो आखिरी बॉल तक, आखिरी गेंद तक अपना मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करते, वो खेलते रहते, डटे रहते हैं ग्राउंड में। ये सबसे खासियत उनकी राजनीति की है। और दूसरी सॉरी, दूसरी बात जैसे आपने रोहित पवार की वो सेक्युलर फोर्सेस के साथ में जिसका ओवरटली दिखा जाए वो कभी दिखे नहीं। सही बात है आपकी। मेरे ख्याल से रोहित पवार जो शरद पवार की आइडियोलॉजी कैरी फॉरवर्ड कर सकते, लेकिन जो सेक्युलर प्रोग्रेसिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा है, जिस तरीके से उन्होंने स्पीच में अपने लोगों के साथ रह के जिस तरह उन्होंने रखना चाहिए वो रखते कभी कम नजर आए हैं। मुझे मुझे लगता है कि वो अभी एज है, लेकिन उनके लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटी भी है। जिस तरीके से अजीत पवार दूसरे बीजेपी के साथ में चले गए, सुप्रिया सुळे थोड़ी शांत बैठी, उसके वजह से जो शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा मानने वाले जो सेक्युलर जो यूथ है, जो लोग है, जो 15-20% लोग है एनसीपी के, उनको अभी अपने साथ खींचने का उनका टाइम है। अभी उनके लिए मेरे ख्याल से एक अपना एक मेटल लीडरशिप का टेस्ट करने का काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
जी, हम ये समझ गए कि ये जगह खाली है तो रोहित पवार यहाँ पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। सर, आखिर के 2-3 सवाल बस बचे हैं। सबसे अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अब एलाइज जो है, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, ये किस तरीके से देख रहे हैं अब इस डेवलपमेंट को? देखो, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के भी काफी नजदीकी माना जाते हैं, गांधी फैमिली के, वो बंबई आए थे। बंबई आने के बाद में उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी, वो मातोश्री पे उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी। वो सिल्वर ओक पे शरद पवार को मिलने नहीं गए थे। मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर कांग्रेस और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट है यूबीटी, उनमें भी एक चर्चा है कि जब शरद पवार ने कोई अलग डिसीजन लिया, जैसे उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और सुप्रिया सुले, अजित पवार की पूरी कमान थोप दी, तुमको जो करना है वो करो, बीजेपी के साथ जाना है जाओ। उस टाइम में एक, मेरे ख्याल से एक जैसे हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लान, वो हम्म। प्लान भी अपने साथ में चाहिए। इसलिए कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उनमें भी ये काफी बात चल रही है। वो भी लोग काफी नजदीक से सब डेवलपमेंट देख रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से जैसे विदर्भ में कांग्रेस काफी स्ट्रांग है, वैसे मुंबई में और कोंकण रीजन में शिवसेना काफी स्ट्रांग है। और मेरे कुछ दोस्त वो मराठवाड़ा इलाके में गए थे घूमने के लिए, जस्ट सिचुएशन चेक करने के लिए, तो वहां पे भी उद्धव ठाकरे अच्छी तरह के तौर से उभर रहे। मुझे लगता है कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों एक सेकंड ऑप्शन भी रख रहे, जब इमरजेंसी कुछ सिचुएशन पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में आ जाएगी तो। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि शिवसेना और कांग्रेस अब एक साइड बाय साइड एक दूसरी चर्चा भी ऑन रख रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, और कहीं ना कहीं लोगों के आईब्रोज भी ऊपर आ सकते हैं कि एक वक्त में जो एक दूसरे के इतना खिलाफ बोलते थे, आज एक साथ आ रहे हैं और बीजेपी और पवार अलग हो रहे हैं। खैर, आगे मेरा सवाल है कि सर, अगर हम बीजेपी को देखें एक तरीके से, जो एक नैरेटिव दिया गया है हमें पिछले 7-8 सालों से, और खास करके अभी पिछले 1-2 साल से, कि एक अकेला सब पर भारी। और तो अगर एक अकेला सब पर भारी है तो महाराष्ट्र में उस एक अकेले को इतने लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? शरद पवार भी अब चाहिए उनको अजित पवार के बाद, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, दो चीजें महाराष्ट्र में से बात किया जाए तो दो चीजें मैं आपको हम कहना चाहता हूँ। महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनका चांस और उनका जो वोट बेस है वो खिसकता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी दिन पे दिन मजबूत होती जा रही थी। इसलिए से पहला उनका ऑपरेशन कमल किया गया, एकनाथ शिंदे को साथ में लेने के बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराएगी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, लेकिन ठाकरे न होने के वजह से जो बेस है शिवसेना का, उनके साथ में आया नहीं। जी। जब मेरे ख्याल से आज तक ने सर्वे किया था और सकाल न्यूज़पेपर ने भी सर्वे किया था, उसमें एक चीज उभर के आई थी कि बीजेपी के साथ में 30% वोट शेयर है, और जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको जो शिवसेना है, उनके साथ में सिर्फ 5% वोट शेयर है। और दूसरी तरफ शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी, उनकी कुल मिला के कम से कम 50 के ऊपर वोट शेयर जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके बाद में उनको अंदाजा आ गया, अपने सरकार गिरा दी उद्धव ठाकरे के, एकनाथ शिंदे अपने साथ में लेके आए, 40 विधायक साथ में, लेकिन जनता साथ में नहीं आ रही। जनता साथ में इसलिए इसलिए जो 2024 का इलेक्शन हो काफी टफ हो जाएगा। इसलिए जो लास्ट टाइम 2014 में, 2019 में लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी ने परफॉर्मेंस किया था, उनके अलाई ने परफॉर्म किया था, वो परफॉर्मेंस हो नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में दिखा रही थी सर्वेज में। उसी मुझे मुझे लगता है कि उसी पैनिक की वजह से, उसी घबराहट की वजह से उन्होंने दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया। एक्चुअली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गुट में मोर देन सिंपल मेजोरिटी है। बिल्कुल। 228 जो विधायक की जो सदन है, उसमें मेरे ख्याल से 180 समथिंग उनके विधायक आज उनके खेमे में। जी। तभी भी उनको अजित पवार की जरूरत क्यों लगी? क्योंकि उनको लगा कि एकनाथ शिंदे साथ में, लेकिन वो लोकसभा की सीटें चुनने में मदद नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा ऑपरेशन उन्होंने, शरद पवार की फैमिली तोड़ा, पार्टी तोड़ा, उसके वजह से जो मेरे ख्याल से सालों साल चुन के आते हैं, जैसे दिलीप वलसे पाटिल हो, छगन भुजबल हो, ऐसे लोगों के साथ में लिया जाए तो कुछ बड़ा चेंज हो सकता है लोकसभा के लिए। इसलिए दूसरी पार्टी भी उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। एक चीज हम समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 की लोकसभा सबसे अहम है। उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट रूलिंग पार्टी अहम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को पता है, बाद में ईडी सीबीआई जिस तरह से, हम नहीं कहते, जिसका उनका रिकॉर्ड है, सरकार तोड़ी जाती है, सरकार मरोड़ी जाती है, दूसरी सरकार बनाई जाती है, उसका इस्तेमाल हो सकता है बाद में।
लेकिन सबसे जो मेन जैसे अर्जुन के सामने वो एक लक्ष्य था, वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने है कि 2024 उसमें अपने संख्या बल बढ़ाना और अपने ज्यादा लोग चुन के वापस सत्ता में आना, इनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए सब जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, और बाकी स्टेट में भी उनका दिखाई देगा असर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। आपने हमें वक्त दिया, लेकिन एक बस जाते जाते आखिरी सवाल ये है कि इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन द डस्ट सेटल्स, तो ये जो डस्ट है वोटर्स के लिए कब सेटल होगी? वोटर्स को कब पता चलेगा कि ओके ये उनके दो ऑप्शंस है? कब फाइनल होगा कि ये इस गुट में है या वो उस गुट में है? कितना देर लगेगा इसमें? मेरे ख्याल से आपने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। ये सबके वोटर के दिल में नहीं है। जो पत्रकार है हम जैसे, जो राजनीति से बहुत नजदीकी से देखते हैं, उनके दिल में भी यह सवाल है, ये सेटल कब होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक फ्लूइड स्टेज में है। वो अभी भी उनका शेप लिया नहीं वो राजनीति। जैसे विधानसभा में देखा जाए कि कौन सा विधायक किसके साथ में बैठा है समझ में नहीं आता, वो रूलिंग पार्टी के साथ में या अपोजिशन के साथ में। एक फ्लूइड स्टेज में हम महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उसके बाद में काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, उनमें क्लैरिटी आएगी। अभी इलेक्शन काफी दूर है, 1 साल है मेरे ख्याल से लोकसभा। इसके वजह से चीजें ऐसी ही रहेंगी, उसमें ज्यादा मुझे लगता है कुछ बदलाव होने की आशंका लगती नहीं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा कंफ्यूजन और बढ़ने की आशंका लगती है। ये जो स्टेज है कंफ्यूजन की, वो और बढ़ने की जैसे आशंका लगती है। उसके बाद में जैसे शरद पवार ने अपना 2 पैर कदम पीछे हट गए, थोड़ा और कंफ्यूजन बन गया, और आगे समय में और कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेकिन जैसे इलेक्शन आएगा, उसके बाद में काफी चीजें क्लियर उभर के आएगी। लेकिन इलेक्शन आने के बाद में अभी कोई भी विधायक, कोई भी लीडर बीजेपी के अगेंस्ट में बगावत और बीजेपी के अगेंस्ट में कोई बात करना नहीं चाहता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सूर्यवंशी जी, आपने आपका कीमती समय द वायर के लिए दिया और आपके इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।